चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो T3 में फिजिक्स में मिला हुआ है वो क्या है? Solenoid of radius 1 mm has 100 turns per mm. If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center. ध्यान से देखो, आप सभी लोग जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, कलर चेंज कर लेता हूं, कलर अच्छा नहीं आ रहा, कलर 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 कौन सा लूं बोलो, येलो ले लेता हूं। चलो, तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, बिल्कुल सही लोग आप जानते हैं। N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। B बराबर म्यू नॉट NI। म्यू नॉट के लिए क्या होती है भाई? म्यू नॉट के लिए होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ओके। N के लिए क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, 100 टर्न्स पर mm दे रखा है, गड़बड़ मत करना, 1 mm में 100 है। ओ हो, तो 1 मीटर में आता है यहाँ पे, तो 100 बाई 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर इंटू आई की वैल्यू 1। ओके, ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा ये आ गया 10 टू द पावर 5, ये इसको चला गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखो आंसर दिखाई दे रहा होगा, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, 12.56। 3 4 जा 12। देखो पूरा सॉल्व नहीं भी करो तो भी चलेगा। हाँ सर बिल्कुल, तो इसका आंसर है 1। इसका आंसर क्या है? 1। T3 हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड सवाल आ जाओ, देखो भाई सेकंड सवाल क्या है, देखिए आ जाइए, इसको मैं जेब में रख लेता हूं। A biconvex lens is a radius of curvature, अच्छा ये रहा ना, a biconvex lens is a radius of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lenses, पावर क्या होती है? पावर होती है 1 by f। ओ हो, और f को किस में रखते हैं? मीटर में, तभी डायमीटर में आता है, और हमको ये दे रखा है सेंटीमीटर में, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। 1 by f इक्वल टू ये वाली कहानी, 1 by f क्या होता है? 1.5 माइनस 1, क्योंकि बाइकॉन्वेक्स लेंस है। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो आप सब लोग जानते हो R1 आएगा प्लस 20, R2 आएगा माइनस 20, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बहुत बढ़िया, तो अपन लिखेंगे ये 2 बाई 20, 2 बाई 20। ओके सर, तो फोकल लेंथ अपनी आई 20 सेंटीमीटर। कितनी आई? 20 सेंटीमीटर। पावर क्या होती है? पावर होती है 1 बाई एफ, एफ को रखते हैं मीटर में। ओके, तो अपन ने रख दिया कितना? 0.2, तो भैया 10/2 प्लस 5 डायप्टर। कितना? प्लस 5 डायप्टर। आंसर आ गया दूसरे सवाल का। तो भाई तीसरा सवाल क्या है? लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड excited states of hydrogen atom respectively according to the Bohr's model of an atom। उसने क्या बोला? फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, और सेकंड एक्साइटेड मतलब n बराबर 3। एनर्जी होती है -13.6 n स्क्वायर बाई z स्क्वायर बाई n स्क्वायर बाई z। ओ हो, तो अपना जो डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है वो क्या है? ओ हो सर, ये तो बात तो आपकी सही है। तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अपनी एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, यानी कि अपन तो एनर्जी की बात करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आंसर क्या आएगा? 9:4। 9:4 देखो दिखाई देगा। हाँ सर, एक बार 3 का स्क्वायर, एक बार 2 का स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एनर्जी, तो 9:4। नेक्स्ट सवाल देखिए, द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू। आप सब लोग जानते हो, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। पीक वैल्यू का जो अपना आरएमएस वैल्यू होती है वो √2 टाइम्स होती है। उसने क्या बोला? ध्यान समझो, पीक वैल्यू याद करो, 220 वोल्ट जो घरों पे सप्लाई आती है वो कौन सी होती है? 220 वोल्ट आरएमएस होती है। तो जो पीक होती है क्या होती है? पीक। ओ हो, क्या वो √2 इंटू वी ऑफ आरएमएस होती है पीक वैल्यू उसकी। बिल्कुल सही बात, तो बस लिख लीजिए पीक वैल्यू वोल्टेज को लेके या करंट को लेके भी अपन ऐसे ही करते। ये अपना नेक्स्ट वाला आंसर ध्यान से देखिए, आपको जरूर क्लास में रटाया गया होगा। कौन सी वाली चीजें? ध्यान से देखो, आपको बताया गया होगा कौन सा? रेडियो को डालो माइक्रोवेव में। याद है आपको एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया होगा, रेडियो को डालो माइक्रोवेव ओवन में, अरे हाँ सर माइक्रोवेव्स, अरे हाँ, फिर याद करो वो इंफ्रारेड हो जाती हैं, ओ हो, फिर वो विजिबल रीजन में आ जाती हैं, अरे हाँ, जिसको अपन लिखते हैं से विबग्योर, कुछ याद है? जरूर हटाया होगा हर चैप्टर में विबग्योर, फिर आता है अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है एक्सरेज, फिर आता है गामा रेज। हाँ सर बात, जब इधर से इधर चलते हैं, थोड़ा रफ्तार में बता रहा हूं क्योंकि आज सॉल्यूशन फटाफट बताना जरूरी है। चलिए भाई, तो जब अपन इधर से इधर जाते हैं तो अपन सब लोग जानते हैं कि इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओ हो, अगर आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे दिखाई देगा तो आपको बहुत बहुत क्लियरली आंसर नजर आएगा तीसरा, ए का सेकंड। ध्यान से देखो, ये जो एम वेव्स है जो रेडियो वेव्स है बेसिकली, वो देखो बहुत बड़ी होती है, जिनकी वेवलेंथ सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये तो एम वेव्स चली गई। कौन सी चली गई? एम वेव्स। और इसमें सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है? एक्सरेज। कौन सा? एक्सरे। सबसे छोटा कहां है? सबसे छोटा कहां है? सबसे छोटा कहां है? सबसे छोटा कहां है? देखो भाई, ये 1 वाला। ओ हो, यानी कि डी वाले का आंसर 1 होना चाहिए, ये पक्का है। अब देखो एक ही ऑप्शन में नजर आएगा, सबसे बड़े और छोटे को देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। रेडियो वेव सबसे बड़ी वेवलेंथ, और यहां और एक्सरेज जो चारों लिखे हुए हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है? एक्सरेज। तो सबसे छोटा पकड़ो कौन? ऐसे। मैं कह रहा हूं कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमें तो रेंज याद ही नहीं थी। कोई बात नहीं, रेंज नहीं याद थी, तब भी आप आंसर लिख सकते हो, तब भी आप आंसर लिख सकते हो बिना किसी गड़बड़ के। अरे यस और नो फटाफट। हाँ सर, तो आंसर क्या आया? 3। क्या आया? 3। सवाल आ जाइए, छठा सवाल। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। T3 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? T3 डिस्कशन हो रहा है, गड़बड़ मत करिए, T3 डिस्कशन हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो T3 डिस्कशन चल रहा है, T3 कोड है, अपलोड कर चुके हैं, आंसर की अगले 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी, पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux क्या होता है? B इंटू ए, बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, बी डॉट ए वेक्टर अगर लिख दिया जाए तो आप सभी लोग जानते हो B कितना, इसमें एंगल दे रखा है परपेंडिकुलर, लूप इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि cos 90 की वैल्यू 1, यानी कि डायरेक्टली B इंटू 1, B की वैल्यू कितनी? 0.5, एरिया कितना? 1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लूप है, इसका कोई लेना देना नहीं है फ्लक्स में, नो यूज। ओके, तो आंसर कितना आया? 0.5 वेबर। आंसर कितना आया? 1। कितना आया? 1। चलते हैं, जोरदार शानदार जबरदस्त। क्या बोला गया है? In the given circuits A, B and C, the potential drop across the two PN junctions are equal. लॉजिकल है कि या तो दोनों इक्वल ड्रॉप कब होगा, या तो दोनों फॉरवर्ड बायस हो, दोनों रिवर्स बायस हो। अब देखो ये वाला, देखो ये फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, तो पक्का इसमें तो बराबर होगा। अगर ध्यान देखो तो ये फॉरवर्ड, ओ हो, ये रिवर्स, ये गलत हो गया। ये फिर से देखो फॉरवर्ड, ये देखो फिर से फॉरवर्ड, पी में जोड़ते हैं ना, ओ हो, यानी कि ए और सी में, किसमें? ए और सी में इक्वल होगा। तो भैया आंसर कौन सा होगा? 3। कौन सा होगा? 3। ओके सर, 3। चलो भाई बहुत बढ़िया, आ जाइए। सातवां, आठवां सवाल देखिए, आठवां सवाल देखिए। The displacement time graph of two moving particles make angles of 30 degree and 40 degree with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity is, ओ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वेलोसिटी। ओ हो, यानी कि अगर अपन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो स्लोप से आ जाएगी, तो tan थीटा बराबर ये, tan थीटा कितना? ओ हो सर, ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा, पहले आएगा 30, फिर आएगा 45, तो यानी कि tan 30, ओ हो, tan 30, यही दे रखा है ना आंसर, ये पूछा ना, tan 30 बाई tan 45, कहाँ गया? हाँ, tan 30 बाई tan 45, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 45 कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1/√3। 1/√3। सवाल, two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the, आप सब लोग जानते हो
ऐसे अगर M1 M2 जुड़ा हो, एक तरफ 10 किलो एक तरफ 20 किलो, ओके, और ये दूरी दे रखी है 10 मीटर, तो आपको कभी भी पता हो तो सेंटर ऑफ मास जो अपना होता है वो क्या होता है, ये होता है M2 L बाई M1 प्लस M2, यानी कि 20 इंटू 10 बाई 30। ओके सर, तो 20/3 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ सर, ध्यान देखो 10 kg से पूछा गया है, सही बता रहा हूं ना? हाँ, तो आंसर आया 20/3। फिर से T3 कोड। मेरी रिक्वेस्ट है, जो टीम मुझे सुन रही है, T3 कोड नीचे पट्टी चला दीजिए कि T3 कोड को डाउनलोड करिए, उसी के हिसाब से डिस्कशन हो रहा है। चलिए 10वां सवाल, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, सब लोग जानते हैं डायरेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या याद करो 3 टाइप को आपने पढ़ी होंगी, जो अपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरली जो अपन पढ़ते हैं, इनमें 90 डिग्री होता है, तभी तो इक्विपोटेंशियल होती है, तभी तो वर्णन 0 होता है, Q डेल्टा V 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। डायरेक्ट आंसर कितना, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। सवाल हो गए 10। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Yes, if the initial tension on a stretched string is doubled, then the ratio of, yes, हाँ जी, then the ratio of initial and final speed of the transverse wave along the string is, yes, सीधा रटा रटा आंसर, v बराबर अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। प्यारे बच्चों, v प्रोपोर्शनल टू आ गया कितना, √2 के, यानी कि टेंशन हो गई है डबल। प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा v आ गया प्रोपोर्शनल टू √t, यस। और सबसे साफ बात कह रहा है, इसमें पता है इनिशियल फाइनल में कंफ्यूज नहीं होना था, अपने को भावुक नहीं होना है ना, इनिशियल फाइनल का ध्यान रखना है। तो इनिशियल फाइनल में इनिशियल में टेंशन कितनी हो गई है, डबल। तो बेटे v1 अपॉन v2 बराबर अंडर द रूट ऑफ t1 बटे t2। गुरुजी इसको 2t कर दिया, इसको t छम्मा छम्मा, तो √t आ गया, यानी कि v1 और v2 का रेशियो प्यारे बच्चों √2:1 आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बात करते हैं, when two monochromatic light of frequency nu and nu/2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential इतने सब बच्चे जानते हैं आइंस्टीन की वो इक्वेशन जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, यस, द ग्रेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। उसको प्यारे बच्चों लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में, EV0 इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई, यस, है ना। फाई क्या कहलाता है, फाई कहलाता है प्यारे बच्चों वर्क फंक्शन। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जब न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, यानी कि इस इक्वेशन में E इंटू Vs/2 इज इक्वल्स टू, यस, H, हाँ जी, न्यू माइनस फाई, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने कहा कि मैंने इसको न्यू/2 कर दिया है, क्या कर दिया है, न्यू/2 करने पर ये Vs हो जाता है, यानी कि E Vs इज इक्वल्स टू H न्यू/2 माइनस 5। भाई साहब सिंपल है, सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस जब निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने पर जो फाई आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा 3h न्यू/2। और आप सभी जानते हैं जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है h न्यू नॉट। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्या न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3 न्यू/2। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। एक बहुत ही बेसिक सवाल, कितनी बार इसके बारे में सर ने बताया था क्लास के अंदर, रटा रटाया सवाल। टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, ऑब्वियस है, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने पर प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस कम होता है। एक्सप्लेनेशन आप सभी जानते हैं, सेमीकंडक्टर्स का वैसे तो अल्फा एक तो निगेटिव होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि जो जर्मेनियम होता है जब वो पड़ोसी जर्मेनियम के साथ साकिनाका करता है
तो उसके इलेक्ट्रॉन सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसका, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर्स का, और डिक्रीज किसका होगा, डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर्स का। जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा बढ़िया सवाल, सब बच्चे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इन सारे के सारे ग्राफ्स में जो ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीपर है वो कौन सा है, ये 2 वाला ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीपर है। और अगर ये सबसे ज्यादा स्टीपर है तो सब बच्चे जानते हैं ये वाला जो कर्व होगा वो एडियाबैटिक होगा। किसका होगा प्यारे बच्चों, एडियाबैटिक का होगा, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा स्टीपर होता है किससे, आइसोथर्मल से। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इसमें ये वाला आइसोबारिक है ना भाई, ये वाला आइसोबारिक है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोकोरिक है। तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, 2 सही होगा, यानी कि 1 का 2, 1 का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। मजा ही आ गया होगा पेपर दे करके तो भाई साहब, अब तो मैंने वही कहा था ना, टाइम इंपॉर्टेंट है। यस, टाइम इंपॉर्टेंट है। कमाल का सवाल है। द एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर, प्यारे बच्चों पावर दे रखी है, और पावर सब बच्चे जानते होते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से पूछ रहा है यस एनर्जी रेडिएटेड, तो E बराबर कितना आ गया बेटे, P इंटू टी आ जाएगा। यस, पावर कितनी दे रखी है, 100 किलोवाट, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। और भाई 1 घंटे का मतलब हुआ 60 इंटू 60, यानी कि 60 इंटू 60 कर देंगे। तो फिर इसके हिसाब से जो मैं आंसर देना चाहता हूं, दैट आंसर वुड बी, यस क्वेश्चन नंबर, इसका जो प्यारे बच्चों आंसर आएगा दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है भाई साहब, हाँ जी बिल्कुल सही आया है, चौथा डायरेक्ट आंसर आ गया है। हो वाह भाई वाह, काइनेमेटिक्स का, जैसे पता था पेपर बनाने वाले को कि बच्चों पे फिजिक्स का प्रेशर होता है मेडिकल में। अरे वाह, देखते ही समझ में आ गया होगा। 1 3 5 7, 1 3 5 7। यस, किसके रेशो पूछ रहा है प्यारे बच्चों, डिस्टेंसेस के रेशो पूछ रहा है, फ्री फॉल बॉडी के पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे सेकंड में, है ना। तो ये सब नोट्स में बताया जाता है। सारा ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में सारा का सारा एक एक सवाल कहीं कहीं बार आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे आंसर याद हो गए होंगे और आपके नोट्स से बाहर तो कुछ आया ही नहीं है। का सवाल है, द एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर, प्यारे बच्चों पावर दे रखी है, और पावर सब बच्चे जानते होते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से पूछ रहा है यस एनर्जी रेडिएटेड, तो E बराबर कितना आ गया बेटे, P इंटू टी आ जाएगा। यस, पावर कितनी दे रखी है, 100 किलोवाट, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। और भाई 1 घंटे का मतलब हुआ 60 इंटू 60, यानी कि 60 इंटू 60 कर देंगे। तो फिर इसके हिसाब से जो मैं आंसर देना चाहता हूं, दैट आंसर वुड बी, यस क्वेश्चन नंबर, इसका जो प्यारे बच्चों आंसर आएगा दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से इस क्वेश्चन को, यस गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स आर, प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मुद्दे की बात करते हैं भाई साहब। बायो-सेवर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन फाइव, सब चीजें सही हैं, लेकिन इसने आपके साथ खेल कर दिया। कहां पे खेला कर दिया, इसने कंडक्टर ओनली बोल दिया है भाई। करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण होता है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता, क्योंकि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी तो मूव करता है, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। तो इसका मतलब कंडक्टर ओनली गड़बड़ हो गया है, यानी कि केवल कंडक्टर के लिए नहीं है, चार्ज पार्टिकल के लिए भी चूंकि लगने वाला है। आप किसी इंसुलेटर या जो लेस कंडक्टिंग मेटेरियल है उसमें भी चार्ज का फ्लो करा करके उसका मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करते हैं ना, इसलिए कंडक्टर ओनली वर्ड गलत। इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट क्या हुआ सर, पहले वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी गलती देखो कितनी मजेदार इसने करी है, यहाँ पे हम ही मिले हैं मामू बनाने के लिए। आइडियल, यस स्केलर सोर्स, गलत बात। आइडियल स्केलर सोर्स कैसे हो सकता है प्यारे बच्चों, आई, और डीएल होता है प्यारे बच्चों डीएल वेक्टर, यानी कि सर इसका मतलब ये आई और डीएल के प्रोडक्टर से ये वाली टर्म तो क्या हुई सर, ये टर्म तो वेक्टर हुई। और फिर क्या कह रहा है लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, क्यों, नो, चार्ज जो होता है भाई
वो कैसा सोर्स है, वो तो एक स्केलर सोर्स है। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दोनों इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट। तो फटाफट से देख लो, यस इसका आ जाएगा 1। हाँ प्यारे बच्चों, यस, ओह अरे ये भी सर का फेवरेट टॉपिक ऑप्टिक्स, और उसमें से आपका फेवरेट सवाल, यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। क्या सब बच्चे जानते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों C/V, और प्रूफ किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अंडर द रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। जी हाँ दोस्तों, तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ गई है, C/eta, यानी कि C अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। यस 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 यस। तो पहले कहा था ना, जेई वालों से दूर रहना, निगेटिव वालों से दूर रहना। जो लोग निगेटिव बातें करें, तुम्हारी एनर्जी को निगेटिव करें, विश्वास कीजिए उन्होंने अपना नुकसान किया होगा। और मैं बार बार आपसे यही कहता था, सब्जेक्ट की कवरेज कर लेना, चाहे सब्जेक्ट सुपरफिशियली ही पढ़ो, क्योंकि ये पेपर मेडिकल का पेपर है। हाँ भाई, बोलो कमेंट में गलत कह रहा हूं तो बता दो यार एक बार एवी सर को भाई। लास्ट सवाल, ओहो इतना भारी सवाल, बाप रे बाप सर, मैं तो आसानी गलत कराया। मैंने कहा था ना एक बार सवाल आया था कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा, ऐसा ही तो सवाल है भाई साहब। क्या बेटे E बराबर होता है F अपॉन M, बस ग्राम में दिया है, ये 3 न्यूटन है, इसको 60 इंटू 10⁻³ करेंगे, और जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। चलिए चलिए चलिए, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। प्यारे बच्चों नोट्स उठा के देखेंगे, आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो देखो ध्यान से, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है भाई साहब, तो जरा बताओ इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी थी सर, 60 हर्ट्ज। तो इसका मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी होगी, वो भी होगी प्यारे बच्चों 60 हर्ट्ज। ठीक है, Question is, if a soap bubble expand the pressure inside the bubble is, अब सोप बबल क्या करेगा, अपने प्रेशर को एक्सपेंड कर रहा है, तो सोप बबल के अंदर जो एक्सिस प्रेशर होता है डेल्टा P, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं 40/R से, और ये जो एक्सिस प्रेशर है ये रिप्रेजेंट होता है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड से, विच इज इक्वल टू 40/R। सो P इन इज इक्वल टू P0 प्लस 40/R। अब आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि बबल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। बबल अगर एक्सपेंड करेगा तो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा, और रेडियस इंक्रीज करने से इनसाइड द बबल प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of the thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about the diameter। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें बोला गया कि डिस्क अबाउट जो रोटेशनल एक्सिस है वो आपका सेंटर से पासिंग है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलता है mr², और mr²/2 बिकॉज हमने कंसीडर किया है डिस्क, और इसके लिए रेडियस ऑफ gyration हमारा बन जाएगा mk1²। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सिस आपको गिवन है कि जो डिस्क के डायमीटर से पास हो, और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है mr²/4, और इसके रिगार्डिंग हम रेडियस ऑफ gyration कंसीडर कर सकते हैं mk2²। तो यहाँ पे k1 रेडियस ऑफ gyration ऑफ फर्स्ट डिस्क, k2 रेडियस ऑफ gyration ऑफ सेकेंड डिस्क, दोनों का अगर रेशियो लिया जाए सो mr²/2 डिवाइड बाय mr²/4 इज इक्वल टू mk1² अपॉन mk2² okay, cancel out and the result is k1 upon k2 whole square is equal to 2/1. So k1 upon k2 is equal to √2/1. So option 1 is the correct. Question, two hollow conducting spheres of radius r1 and r2 where r1 is greater than r2 have equal charges, the potential would be। ध्यान देने वाली बात कि अगर आपको होलो कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, चार्ज उसका q है, रेडियस r है, तो पोटेंशियल यू कैन राइट एज kq अपॉन r।
अब दोनों स्फीयर्स पे आपको चार्ज सेम दिया गया है, लेकिन रेडियस में दोनों की डिफरेंस है। फर्स्ट V1 हम लिख सकते हैं KQ बाय R1 एंड सेकेंड V2 यू कैन राइट KQ बाय R2। R1 आपने रिप्रेजेंट किया है बिगर स्फीयर के लिए एंड R2 आपने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल स्फीयर के लिए। ठीक है, अब दोनों के अगर हम पोटेंशियल को कंपेयर करें तो पोटेंशियल यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 और R1 इज वेरी ग्रेटर देन R2, तो ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 0 और रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि R1 इज वेरी ग्रेटर देन R2, तो यानी यहाँ जो रिजल्ट आपको मिलेगा बिकॉज वेरी ग्रेटर बोला गया है तो हम इसको भाई नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को अगर रेशियो से देखना है तो R2 अपॉन R1 का जो वैल्यू है वो आना चाहिए लेस देन 1। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 लेस देन 1। सो यू कैन राइट V1 इज लेस देन V2 और V2 आपने कंसीडर किया था किसके लिए, स्मॉलर स्फीयर के लिए, तो स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल बिगर स्फीयर से ज्यादा होगा। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। भाई प्लेन एंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, बट इसका डायमेंशन नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम प्लेन एंगल की बात करें, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंड सेकंड आपको दिया गया है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, बट अगेन इसका भी डायमेंशन नहीं होता है। तो दोनों के पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। Question, two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electric circuit. The ratio of the thermal energy developed in the 100 ohm and 200 ohm in the given time is। भाई आपसे पूछा गया थर्मल एनर्जी आप रिप्रेजेंट करते हैं हीट होता है आपका पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर यू कैन कैलकुलेट बाय V स्क्वायर अपॉन RT और I स्क्वायर RT। दोनों रजिस्टर्स जो आपको गिवन है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्ट आपने कर दिए। देखिए आगे आपका फर्स्ट 100 ओम रजिस्टर, सेकंड आपने कनेक्ट किया 200 ओम रजिस्टर और दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है विद अ बैटरी। तो यहाँ पे V क्या हो गया, V सेम रहेगा बिकॉज दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों ही रजिस्टेंस पे V आपका सेम रहेगा। सेम टाइम तक आपने सप्लाई दिया है, तो यहाँ पर आपको हीट का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू, भाई अगर आप यहाँ से देखें तो फॉर्मूला में लेना होगा V स्क्वायर अपॉन RT, V सेम T सेम, सो H इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यू कैन राइट। सो H1 अपॉन H2 इज R2 बाय R1, resistance second is 200, resistance 1 is 100, ratio will be 2/1. So option 1 will be the right answer. Question, the angular speed of a flywheel moving with a uniform angular acceleration changes from 1200 rpm, by unit पे ध्यान देना, to 3120 rpm in which second? In 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square. तो फर्स्ट आपको गिवन है फ्रीक्वेंसीज, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट 1200 rpm, इसको हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1200 डिवाइड बाई 60, ये आ गया आपका rps और यू कैन राइट हर्ट्ज, एक ही बात है। ओके, सो एफ इनिशियल आपके पास मिला 20 हर्ट्ज और एफ इनिशियल आ गया, तो ओमेगा इनिशियल इज 2 पाई एफ इनिशियल which is equal to 40 pi unit radian per second. Similarly, हम फाइनल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3120, फाइनल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3120 rpm। ओके, इसको हम पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करें, तो 3120 डिवाइड बाय 60, ये कन्वर्ट होगा हर्ट्ज में एंड वैल्यू रहा आपके पास 52 हर्ट्ज। ओके, जब आप ओमेगा फाइनल कैलकुलेट करेंगे देन ओमेगा फाइनल इज 2 पाई एफ फाइनल विच इज इक्वल टू 104 पाई। टाइम हमें गिवन है 16 सेकेंड और कैलकुलेट करने को बोला गया एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इन सबको हम रिलेट कर सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टी। सो 104 पाई इज इक्वल टू 40 पाई प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 16। तो 104 minus 40 which is equal to 64 pi is equal to 16 alpha. So alpha is equal to 64 pi by 16
which is equal to 4 pi radian per second square. So option 1 is the right answer. Next, a spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve in the graph shown which will represent the speed of the ball as a function of time. ध्यान देने वाली बात ये कि जब पार्टिकल गिरेगा तो पहले उसका स्पीड बढ़ेगा और आफ्टर सम टाइम वो एक टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा. टर्मिनल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी होता है. दैट मीन्स यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि किसमें आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और पहले इसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन बी में पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगा, बाद में कांस्टेंट जा रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन 1 means graph B will be the right answer. Next question. A light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle 60 degree. The angle between the refracted and reflected rays would be. हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर एक ग्लास प्लेट आपके पास नॉर्मल हमने कंसीडर किया, इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 60 डिग्री. तो ऑब्वियस बात है कि वापस रिफ्लेक्ट भी होगी एट एन एंगल 60 डिग्री. बट जो रिफ्रैक्टेड वेव है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, और ये एंगल हमें पहले हम कैलकुलेट करें और आपसे पूछा गया कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल कितना होगा. दिस थीटा इज अननोन. फर्स्ट मीडियम आपका एयर, सेकेंड मीडियम आपको गिवन है, दैट वैल्यू इज √3. ओके, तो यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो μ1 sin 60 इज इक्वल टू μ2 sin r. So μ1 is 1, sin 60 √3/2, μ2 is √3 and sin r. Okay, so value of sin r is 1/2. हमें पता है कि sin का वैल्यू 1/2 means r is 30 डिग्री. तो यहाँ जो एंगल मिला है वो 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री. सो जो एंगल थीटा है, थीटा विल बी 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90. और ये 90 कहाँ से आया? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री से. ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर. An electric lift with a maximum load of 2000 kilogram lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt. देखें हम क्या कर सकते हैं. हमने यहाँ पर एक लिफ्ट कंसीडर किया है. लिफ्ट का जो टोटल मास आपको गिवन है, दैट यहाँ पे लिफ्ट कंसीडर किया एंड मास ऑफ द लिफ्ट इज 2000 किलोग्राम. 1000 किलोग्राम. तो इसका जो वेट रहेगा दैट इज 2000 जी विच इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन. ओके, और आपको दिया गया है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू वो आपको गिवन है 3000 न्यूटन. तो ये रहेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स. एंड जो लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर फोर्स लगाएगा तभी वो अपवर्ड होगा. तो ये फोर्स ऑन द लिफ्ट आ गया और लिफ्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड से मूविंग है. जब आप पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर होता है फोर्स. लिफ्ट का पावर सॉल्व करना है तो फोर्स ऑफ लिफ्ट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. अब फोर्स ऑफ लिफ्ट आपको पूछा है मिनिमम. मिनिमम के लिए बस हमें इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को ओवरकम करना है. तो वैल्यू हो जाएगा आपका 23,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 34500 वॉट. पावर आती है वॉट में. सो ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर. A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 segments having mass in the ratio of 2:2:1. The fragment having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with speed v. Then find the speed of the third fragment. ध्यान दें कि भाई 5m का इनिशियल पे था और ये 2m के दो इक्वल और ये हमने माना 2m और इनकी वेलोसिटी बन गई परपेंडिकुलर वेलोसिटी. थर्ड जो पार्ट इसका बना है उसका मास आना चाहिए m और इस पार्ट की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. हमें ये पता है कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो इनिशियली वो रेस्ट कंडीशन में था तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए. तो इन दोनों का जो कंबाइंड मोमेंटम आपको मिला है, फर्स्ट का मोमेंटम रहेगा 2mv और सेकेंड का भी मोमेंटम आपको रहेगा 2mv. ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट मोमेंटम आपको मिलेगा दैट इज 2√2 mv
और जो सेकंड पार्टिकल है मास m वो वेलोसिटी v से चलेगा, v डैश उसकी हम वेलोसिटी मान सकते हैं, और नेट मोमेंटम यहाँ पे 0 होना चाहिए। सो 2√2 mv इज इक्वल टू mv डैश, तो m एंड m कैंसिल आउट और v डैश का वैल्यू आपको मिला 2√2v। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। हाँ बच्चों, शुरू करते हैं फटाफट से फिजिक्स में अगला सवाल। द डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू। हाँ भाई साहब, यस। अगर अपन ध्यान से समझें तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों की जो यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको एल की वैल्यू निकालो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अपन सीधे अगर मुद्दे की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, है ना। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी में आपको याद होगा कि एक अपने पास फॉर्मूला था, कौन सा, दो करंट कैरिंग वायर के अंदर लगने वाला फोर्स, जब सेम डायरेक्शन में करंट आती थी तो ये फोर्स लगता था। तो उसका फॉर्मूला याद है भाई, F बाई एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 I2। बस बात खत्म हो गई। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसे दिया जाता है। तो यहाँ से जो म्यू नॉट होगा, इस म्यू नॉट की जब मैं डायमेंशन लिखूंगा तो F इंटू डी आ जाएगा, F इंटू डी, और साथ में बच्चों I1 I2 नीचे आ जाएगा, और जो L है वो L किधर चला जाएगा भाई, L आ जाएगा मेरे पास, यानी कि यहाँ। क्लियर है भाई। F की यूनिट क्या होगी, MLT माइनस 2, डी की यूनिट बेटे L डिस्टेंस होती है, करंट की एम्पियर स्क्वायर, ये L छम्मा छम्मा हो गए, MLT माइनस 2 A माइनस 2। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये जो डायमेंशन होगी वो किसकी होगी, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो चलो चलो, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, यस। सारे फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले, रेडियस दिया गया है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना दिया गया है, द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इतने, और आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों करंट डेंसिटी, यस। क्या पूछ रहा है, करंट डेंसिटी। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से देखें तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सभी को याद होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था करंट डेंसिटी का, सिग्मा इंटू रो। बस हो गया अपना काम। सिग्मा को लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इंटू ई। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। तो रो कितना हो गया, आर ए अपॉन एल, ये उठा के रख दिया है यहाँ, यानी कि ई अपॉन, हाँ जी वैल्यू रख दीजिए, यस, आर ए एल। और क्या सब बच्चों को आपको एरिया यानी कि ऑब्वियस रेडियस दे रखी है कंडक्टर की, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेंथ सब चीज़ें आपको गिवन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, 10 टू द पावर 5, यानी कि प्यारे बच्चों उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। हाँ जी, मैं तो आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, ये देखो सवाल क्या कहा था क्लास में कि भाई रिपीट होने वाला है सवाल, ये वाला झुका तो देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने कहा था गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल रिपीट हुआ है सर। YDSC का सवाल है प्यारे बच्चों। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट इतने वेवलेंथ, इतना इतना इतना, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है दूसरे रीजन में। तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, सर ने बताया था n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों में y क्या है वो सेम है, क्योंकि जो स्क्रीन का पैटर्न है उस स्क्रीन के पैटर्न पर, किस पर, स्क्रीन के पैटर्न पर, मैंने लिखा था कि 2022 में रिपीट होने वाला सवाल था ये। और अगर इसमें n फ्रिंजेस बन रही हैं तो प्यारे बच्चों n फ्रिंजेस, और फ्रिंज विड्थ क्या होती है लैम्डा d बाई डी, यहाँ 1 कर देंगे इसकी दूसरी n2 से जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 बाई डी से, बस खत्म। तो ये सब छम्मा छम्मा हो जाएंगे। तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, इसकी कितनी आ गई 8, और भाई वेवलेंथ कितनी है सर 600 नैनोमीटर है, n2 निकालना है, और ये कितना है 400 नैनोमीटर। और जब चाहेंगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों जो n2 आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी 12। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा सही होगा, इसका थर्ड सही होगा। क्लियर है।
अगला सवाल प्यारे बच्चों, ओहो कमाल का सवाल है। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ P बराबर प्यारे बच्चों h बटे लेमडा, तो P इंटू लेमडा बराबर h जो कि कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ हाइपरबोला होगा और हाइपरबोला में ये ग्राफ ऐसे होने वाला है। तो ज़रा फटाफट से चेक करो, लेमडा यहाँ है, P यहाँ है। भावुक नहीं होना था, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना था। अरे भाई सीधे सीधे एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा सही होगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्सेस, यस। हाँ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 11Na22 और ये रहा X, ये E+, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है और साथ में न्यूट्रिनो है। इस E+ को एक्चुअल में ऐसे लिखते तो मज़ा आ जाता। कैसे लिखते? 1A0 लिखते, प्लस 1A0 लिखते, तो फिर तो ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 11Na22, अब ज़रा सोचो, जब 11Na22 है, बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 0 आ रहा है, तो सर इसका मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ प्यारे बच्चों 22 आ जाएगा, और चूंकि 11 से 1 वहाँ चला गया, तो इसमें यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है शायद कोई ऑप्शन होना चाहिए। यस, ऑप्शन आ गया नियोन, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है अगला सवाल? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए ध्यान दें प्यारे बच्चों सवाल को लेकर के। सीरीज LCR सर्किट, कौन सा सर्किट? सीरीज LCR सर्किट, मतलब L भी है, C भी है और R भी है। इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, कनेक्टेड ए सोर्स ऑफ वोल्टेज, इतने वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट न्यू नॉट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स न्यू है, तब आपसे कह रहा है कि दोनों के बीच रिलेशन बताइए। हाँ जी, तो ज़रा फटाफट से देखें। यस यस, बहुत बढ़िया सवाल था यार, थोड़ा लेंदी है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो हम सब जानते ही हैं। LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी, यस, LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों 1/2 पाई √1/LC होती है, ये सब बच्चे जानते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया है L की वैल्यू कितनी? सर द वैल्यू ऑफ दैट L इज़ बेसिकली 10 हेनरी। फिर भाई बात करते हैं कैपेसिटेंस की, 10 माइक्रोफैरेड, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगा। और भाई रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? दैट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 50 ओम। चलो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। L और C की तो फ्रीक्वेंसी F, जिसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किससे डिनोट किया गया है? न्यू नॉट से। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? न्यू नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू नॉट। अब न्यू नॉट आ चुका है, इसके बाद देखना मज़ा आएगा। क्या मज़ा आने वाला है? AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू है। क्या इक्वेशन अपने पास? V इज इक्वल्स टू 200, यस, साइन 100t। तो प्यारे बच्चों क्या ये ओमेगा मिल जाएगा? ओमेगा कितना आ गया? 200। सब बच्चे जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से न्यू कितना आ गया? 200/पाई। ये पता लग गया, ये पता लग गया। दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है? रिलेशन। तो दोनों के बीच में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यस, दोनों बराबर आएंगे। न्यू नॉट बराबर न्यू बराबर 50/पाई हर्ट्ज विल बी द आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन किया जाए, मैच द लिस्ट। मैंने कहा था ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड पढ़ के जाना है फिजिक्स का, और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं उसको भी हमें अच्छे से पढ़ना था, कुछ ना कुछ आना जरूर था। हाँ जी, थोड़ा लेंदी हो सकता था, लेकिन सब बच्चे जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 132 होता है, ml, यानी कि -13 -2। आहा, पोटेंशियल एनर्जी भैया कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं ml2T-2। और प्यारे बच्चों जब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो वर्क डन अपॉन मास, यानी कि मैं लिख सकता हूँ वर्क डन अपॉन m, यानी कि ml2T-2 डिवाइडेड बाई m, L2T-2। अब यार इतनी सारी चीज़ें हैं, तो भाई अब तो आराम से मैं ऐड कर ही सकता हूँ, ऑप्शन दे ही सकता हूँ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का साकिना का इसके साथ हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का साकिना का इसके साथ हुआ, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का साकिना का इसके साथ हुआ। यानी कि इसका मतलब एक आएगा 2, ओके, इसमें भी है, इसमें भी है,
बी का आएगा फोर्थ, जो कि इसमें भी है, इसमें भी। अरे बाबा बहुत मेहनत करा रहा है। सी का आएगा 1, जो कि इसमें है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर 1 सही होगा। हाँ प्यारे बच्चों, ओहो ये क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चंस इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस कराए गए हैं कॉमन पोटेंशियल के। आइए जरा फटाफट से समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक कैपेसिटर को एक 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया, फिर एक कैपेसिटर के साथ दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपसे कह रहा है, हाँ जी, तो आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है बताइए कि इस सिस्टम के अंदर टोटल कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी। सब बच्चे जानते हैं चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, Q बराबर CV से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यस, तो सबसे पहले Q बराबर CV से Q, C कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? C मुझे दिया है 900 पिकोफैरेड इंटू 10 टू द पावर -12, और वोल्टेज आगे मेरे पास 100। ये चार्ज आया। कमाल की बात है, चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो इनको कनेक्ट करने पर अगर इस पर Q1 चार्ज आया और इस पर प्यारे बच्चों Q2 आया, तो Q1 Q2 का जो सम होगा वो अभी भी कितना होगा? वो Q ही रहेगा। दूसरा, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए अपन चाहें तो यहाँ से C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग एनर्जी लिख लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हाफ CV² प्लस, सॉरी चार्ज के लिए लिखें हाफ इंटू C इंटू इसकी एनर्जी के लिए, हाँ जी, ये यहाँ से मेरे पास चूंकि टोटल चार्ज क्या रहता है प्यारे बच्चों? कंजर्व रहता है, और पोटेंशियल हो जाता है कॉमन, है ना भाई? पोटेंशियल क्या हो जाता है? कॉमन। इस पर पोटेंशियल V और इस पर भी पोटेंशियल V। तो यानी कि मैं जो टोटल Q लिख रहा था इसको लिख सकता हूँ C1V प्लस C2V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया सर? ये आ गया मेरे पास Q अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, तो Q मैंने यहाँ से निकाला था, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो मेरे पास कॉमन वोल्टेज आ जाएगी। अब क्या करना है? अब इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है सर? इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है C1 इंटू V का स्क्वायर, और इसके पास कितनी? हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर। यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, V की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताएं क्या लगा के आए हैं इसका? इसका प्यारे बच्चों आंसर 2 आएगा। 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। यस, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, 39 की बात करें, 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया A एंड B। लो भाई साहब, आप कहते थे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में देखा कौन सा सवाल आ रहा है? क्रिटिकल एंगल में। और सब बच्चे जानते हैं क्रिटिकल एंगल होता है, हाँ जी, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेयरर मीडियम का, या स्पीड इन रेयरर मीडियम अपॉन स्पीड इन डेंसर मीडियम। तो साइन जो C होगा वो होगा स्पीड इन रेयरर मीडियम अपॉन, अरे अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे अरे, स्पीड इन रेयरर मीडियम अपॉन स्पीड इन डेंसर मीडियम। या इसका बहुत अच्छा एक जुगाड़ भी है, स्मॉल अपॉन लार्ज, स्मॉल अपॉन लार्ज। तो छोटे वाली वैल्यू कौन सी है? छोटे वाली वैल्यू ये है, बड़े वाली वैल्यू ये है। तो आइए फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.750, यानी कि इसका आंसर होगा ये वाला। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई? कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? आहा, इस बार तो एनटीए वालों ने आपका दिल ही खुश कर दिया भाई साहब। आइडियल गैस इक्वेशन, और देखो फिर क्या आ रहा है? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या कर रहा है बात। तो एसटीपी पे सब बच्चे जानते हैं। यस, कितना लिखूं सर? 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है प्यारे बच्चों 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर को लिख सकते हैं 273 केल्विन। कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिशेस अवे इफ, है ना? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई इतने पूछ रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब आप समझ रहे हैं भाई, गैस की बात कर रहा है सीधे सीधे शब्दों में। तो जरा वाटर के बारे में अगर अपन बात करें तो वाटर यानी कि H2O, यानी कि भाई 18 ग्राम, समझ रहे हो? 18 ग्राम हो गया इसका मास, समझ रहे हो भाई साहब? बिल्कुल 18 ग्राम,
है ना। इसी को तो अपन क्या बोलेंगे, इसी को तो मोल बोलेंगे। यही हमारा एक मोल है एक्चुअली। और इसमें जो आपको दिया है 4.5 ग्राम, तो प्यारे बच्चों 4.5 ग्राम में जो मोल होगा वो होगा m/m0, यानी कि सर m कितना दिया है 4.5, और 18 ग्राम को कन्वर्ट करना होगा -3 लगा करके। बस अब तो बचा क्या सर, अब तो बचा है PV बराबर म्यू RT, PV बराबर म्यू RT आइडियल गैस इक्वेशन से। प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड पूछ रहा है, तो V इज इक्वल्स टू यस म्यू RT अपॉन P। यहाँ से म्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, R 8.31 आप सभी जानते हैं, T की वैल्यू और P की वैल्यू रखेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 3, दैट इज 5.6 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों। का हुआ तो उस डिस्कशन के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अपन एनसीईआरटी को थोड़ा सा प्राथमिकता देंगे, और एनसीईआरटी को प्राथमिकता देते हुए ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेकंड वाला तो क्या है, सेकंड वाला तो रॉन्ग है, यानी कि इनकरेक्ट है। ठीक है ना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो सेकंड वाला तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला में एक्चुअली जो वर्ड कंडक्टर यूज़ किया गया है, कंडक्टर ओनली, तो हम अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये बात सही होगी। हालांकि मैं जो कह रहा था वो भी सही था, लेकिन अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से और एनसीईआरटी के हिसाब से समझें तो हमें यहाँ पर कंडक्टर ओनली के हिसाब से सही दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें स्टेटमेंट 1 तो प्यारे बच्चों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो पहले वाला जो मैंने आंसर दिया था उस वाले आंसर में आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वाला तो सही है, कि दूसरे वाला तो जो स्टेटमेंट है जो बताया गया था बेसिकली कि इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Next question. A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical. ये बात ध्यान देने वाली है। And its speed at highest point of its trajectory. वही जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर रहेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया है उसका प्रोजेक्शन एंगल आपको कहाँ से दिया गया है, वर्टिकल से दिया गया है। और हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें एंगल हम कहाँ से कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और आपसे पूछा गया कि इसकी टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे मोशन में सेम ही रहता है जब तक हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। तो u आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय cos 30 विच इज √3/2, फाइनल आंसर 5√3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion: the stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring. भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपने स्प्रिंग यहाँ पे कंसीडर किया कि ये कुछ स्प्रिंग हमने कंसीडर किया स्प्रिंग, और स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच हो रही है। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से स्प्रिंग के शेप में तो चेंज आता है, लेकिन लेंथ ऑफ द वायर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। दैट मीन्स असर्शन ए इज द करेक्ट। एंड हम शेयर मॉडुलस की बात भी करते हैं। शेयर मॉडुलस क्या करता है, शेप में चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना, शेप में चेंज करता है। आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसके शेप में चेंज हो जाएगा, लेकिन वायर की लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड रीजन आपको गिवन है, अ कोइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग। नाउ अगेन हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये स्टेटमेंट आपका, ये जो रीजन आपको गिवन है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो यंग्स मॉड्यूलस के प्रोपोर्शन में होती है, यानी यंग्स मॉड्यूलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो रॉन्ग है, बिकॉज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज लेस देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। That means tensile strength of steel is greater than tensile strength of copper. तो सेकंड जो आपको रीजन गिवन है वो रॉन्ग है, तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जाना चाहिए assertion is true but reason is false. ऑप्शन सेकंड।
Two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum after which the two are again in the same phase. भाई शॉर्टर के हमें वाइब्रेशंस पूछे गए. ध्यान देने वाली बात कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 1. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्टर के वाइब्रेशंस एंड शॉर्टर का टाइम पीरियड एंड बिगर के टाइम पीरियड और उसके ऑसिलेशंस को हम मल्टीप्लाई करें. भाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड गिव्स 1. तो नंबर ऑफ शॉर्टर हमें कैलकुलेट करना है. टाइम पेंडुलम का टाइम 2 पाई रूट एल बाई जी. यू कैन कैलकुलेट. तो 2 पाई रूट एल और शॉर्टर की लेंथ आपको कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर बाई जी इज इक्वल टू एन बी 2 पाई 121, ये बिगर का लेंथ आपको गिवन है बाई जी. जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है जैसे 2 पाई जी हमने कैंसिल आउट किया. देन रिजल्ट इज ns मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू nb मल्टीप्लाई बाय 11. सो ns अपॉन nb इज इक्वल टू 11 बाय 10. सो यू कैन से शॉर्टर के 11 ऑसिलेशंस और बिगर के 10 ऑसिलेशंस ये सेम फेज ये सेम रहेंगे. तो आपको शॉर्टर के लिए पूछा गया तो शॉर्टर के लिए आंसर जाना चाहिए 4. Question. A big circular coil of 1000 turns and average radius 10 meters is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second. If the vertical component of the earth magnetic field at that place is 2 into 10 power minus 5 Tesla and electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil. Maximum induced current की अगर हम बात करते हैं तो maximum induced current होता है E max upon R. You can calculate by using E max upon R. और maximum induced EMF you can calculate by using NBA omega divided by R. जहाँ पर आपको number of turns given है 1000, magnetic field आपको given है 2 into 10 power minus 5, area आपको given है कि एक coil है जिसका रेडियस कितना है 10. तो एरिया बनेगा इसका पाई आर स्क्वायर. सो पाई इंटू 10 स्क्वायर एंड ओमेगा हमें गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12.56 वैल्यू. जब आप इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 12.56 एंड इन डिनोमिनेटर अगेन 12.56. सो रिजल्ट इज 1 एम्पियर. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Now next question. 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance R where R is very greater than L. मतलब हमें जो point consider करना है वो यहाँ consider करना है. ये distance आपके पास R है और ये R जो आपको given है वो L के respect में बहुत greater है. इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो charge configuration आपको given है ये as a dipole हम ट्रीट कर सकते हैं. और डाइपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमें मिलता है 2kp अपॉन आर क्यूब वेयर आर इज द डिस्टेंस. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. A nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of the radius of two daughter nuclei respectively. Radius हमें calculate करना है and radius का relation आता है R is proportional to relation होता है R is equal to R naught A power 1 by 3 और A represent करता है mass number को. So R1 upon R2 you can write A1 upon A2 power 1 by 3. तो फर्स्ट का नंबर आपको गिवन है 125, सेकेंड आपको गिवन है 64 पावर 1 by 3 and you will get 5 by 4. So R1 upon R2 value is 5 by 4. Option 2 correct answer. From Ampere's circuital law,
For a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside the region of the wire. Now हमें यहाँ पर एक वायर गिवन है और वायर के इनसाइड एंड आउटसाइड में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखना है कि डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन यहाँ पर रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर एक वायर फॉर्म कर दिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर बन गया और हमने कंसीडर कर लिया कि ये इसका एक्सिस है। ओके, जब हम वायर के इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं देन वैल्यू इज म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी इनसाइड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर। सेकंड, जब हम सरफेस पे फील्ड कैलकुलेट करते हैं दैट वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, कांस्टेंट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। एक्सिस पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 0 एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं देन वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। सो यहाँ पर आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी हमें पता है कि एक्सिस पे रहेगा 0, एक्सिस से सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज करेगा प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे जाकर मैक्सिमम होगा देन डिक्रीज करना चाहिए, हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है लीनियरली इंक्रीजिंग एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, देन लीनियरली डिक्रीजिंग फॉर द आउटसाइड रीजन, बट आउटसाइड रीजन में लीनियरली डिक्रीज नहीं करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हुआ। सेकंड, अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री, बिल्कुल करेक्ट, एंड देन डिक्रीजिंग 1 विद 1 अपॉन आर डिपेंडेंस ऑफ द आउटर रीजन, ये बिल्कुल करेक्ट कि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी आर इंक्रीज करने पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना चाहिए। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से रहेगा। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है कि ट्रुथ टेबल बताना है इस लॉजिक डायग्राम का। ए बी आपको गिवन है, 2 नैंड गेट लगे हुए हैं, एक एंड गेट लगा हुआ है, एक नॉट गेट लगा हुआ है। यहीं पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ए से आपको मिलेगा ए, यहाँ से बी आ रहा है तो इस नैंड गेट के दोनों इनपुट हो गए ए बी, यहाँ पे लगा इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करेगा इसको ए बार में कन्वर्ट कर देगा एंड बी विल बी सेम। जब ये नैंड गेट से पास होगा देन यू विल गेट ए बी बार एंड सेकेंड गेट से हमें मिलेगा ए बार बी होल बार। अगेन इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट सी इज इक्वल टू ए बी बार डॉट ए बार बी। इसको हमें केवल एंड करना है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब इसको हम बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, बूलियन अलजेब्रा यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देन यू विल गेट ए बार प्लस बी बार डॉट विद ए प्लस बी बार, मल्टीप्लाई किया, सो ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार ए प्लस बी बार, और बी बार इज बी बार एंड ए बार इज 0, ओके। देन यू विल गेट ये 0 हो गया, द रिजल्ट इज ए बार बी बार प्लस बी बार ए प्लस बी बार, कॉमन लिया आपने, ए बार बी बार प्लस बी बार ए कॉमन, रिजल्ट आपका a plus 1 is always 1, देन फाइनल रिजल्ट आपका a बार b प्लस b बार एंड b बार a बार प्लस 1, ठीक है। आपने एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया, एक लिमिटेड फंक्शन आपको मिला, अदरवाइज आपको पूरी वैल्यूज रख के देखना पड़ता कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, और फाइनल आंसर आप लेकर आते हैं। अब हम यहाँ पे टेबल से चलते हैं कि अगर हम a का वैल्यू एंड b का वैल्यू फर्स्ट आप पुट कर रहे हैं 0 0, देन ए बार बी बार हमें कितना मिलेगा, ए बार बी बार विल बी 1 1 एंड सी हमें कैलकुलेट करना है कि रिजल्ट सी क्या रहना चाहिए। सो बी बार इज 1, ए बार इज 1 एंड 1 प्लस 1 1 एंड 1 इंटू 1 1, यानी फर्स्ट 0 0 के लिए रिजल्ट हमें मिलना चाहिए 1। सेकेंड नंबर आपने लिया 0 1 और 0 1 करने पर ए बार इज 1 एंड बी बार इज 0। अब बी बार 0 है तो आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल बी 0, देन सी विल बी 0। थर्ड 1 0, देन ए बार इज 0 एंड बी बार इज 1। अब ए बार आपका 0 है तो 0 0 प्लस 1 1 एंड बी बार इज 1, देन रिजल्ट इज 1 एंड लास्ट आपको गिवन है 1 1, देन यू विल गेट 0 0 और बी बार का वैल्यू अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट विल बी 0। तो आउटपुट आपको मिलना चाहिए 1 0 1 0, जो आपको मिल रहा है ऑप्शन सेकंड में।
So option 2 is the right answer. Next question. A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure. For the most precise measurement of the X, प्रिसाइज मेजरमेंट आपको करना है तो P एंड Q की क्या वैल्यूज यहाँ पर होनी चाहिए। भाई हमें ये पता है कि अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अगर ये सारे सेम ऑर्डर के होते हैं, सेम मतलब आसपास की वैल्यूज के होते हैं, जिनका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट के नहीं होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, स्मॉल वैल्यू के हैं, तब जाके जो मेजरमेंट होता है वो आपको प्रिसाइज मिलता है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग्स हमें मिलती है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। And the last question of the paper, the area of rectangular field in meter square of length 55.3 meter and width 25 meter after rounding of the value for correct significant digit is. Now ध्यान देने वाली बात, जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। आपने मल्टीप्लाई किया 55.3 इंटू 25 और सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आंसर हमें मिला 1328.5। तो देख के लगता है कि सर यही ऑप्शन करेक्ट होगा, हम ऑप्शन 2 लगाकर आए, लेकिन हमें ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी, बिकॉज जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर मिलता है वो दोनों जिन भी टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर से मिलता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास कितने हैं? 2 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 3 हैं। तो जो आपका आंसर है वो भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए। अब हम हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। भाई फर्स्ट का आंसर आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकेंड में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड थर्ड में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड फोर्थ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आंसर 3, ऑप्शन 3 मस्ट बी द करेक्ट आंसर 14 इंटू 10 पावर 2। ठीक है, आप हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, 6 घंटे से आप लगातार लाइव देख रहे हैं, एंड गुड लक फॉर द रिजल्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर viewing us. Please like, subscribe and share. Thank you.